नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, कल यानी 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन, जिन्हें जो वाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं, उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस बार के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे संबंधित, तो हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित, और तीसरा ये वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इससे संबंधित आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था। पॉइंट्स इतने ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल को भी। कोट है आज का, टू गेट रीड ऑफ एनिमी वन मस्ट लव हिम। अगर देखो आपको अपने दुश्मन से छुटकारा पाना है तो आप उसे प्यार कीजिए, उसे नफरत मत कीजिए। नफरत करोगे तो देखो आप अपने दुश्मन के बारे में ही सोचते रहोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। लियो टोल्स्टॉय ने यह बात कही थी, गांधी जी भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आज का है, एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया एंड एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव्स। आपको पहले पार्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसे एनालाइज करना है हमारे देश में, और दूसरे पार्ट में आपको कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उन्हें एग्जामिन करना है। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वर्गीज कुरियन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वर्गीज कुरियन, इनकी कल यानी 26 नवंबर को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इन्हें देखो इंडिया की वाइट रेवोल्यूशन का यानी दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। बहुत से लोग ऐसी भी विश करते हैं, अगर मिल्कमैन वर्गीज कुरियन आज के समय में जिंदा होते तो फार्मर्स के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कई सारे जो इश्यूज आज भी अनरिजोल्व हैं, शायद ऐसा नहीं होता। देखो वर्गीज कुरियन को इंडियन फार्मिंग की बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से अंडरस्टैंडिंग थी और फार्मिंग कम्युनिटी उन पर ट्रस्ट करती थी। तो करंट जो क्राइसिस हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो वर्गीज कुरियन जरूर ही निकाल सकते थे। उनका ये मानना था, इंडिया देखो डेवलपमेंट के रास्ते पर तब चलेगा जब आप दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे, रूरल लोगों की विजडम प्लस में प्रोफेशनल्स की स्किल। फिर से बोलता हूं, प्रोफेशनल्स की स्किल और रूरल लोगों की विजडम, इन दोनों को आपस में आप मिलाओगे इंडिया में तो चमत्कार पैदा होगा, इंडिया में समृद्धि आएगी। इसी का नतीजा था कि उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन वो लेके आए और अमूल जैसा ब्रांड उन्होंने डेवलप किया। अभी आएगा अमूल के बारे में। वैसे देखो वर्गीज कुरियन केरला से थे, अपर मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली से थे और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, वो भी मेटलर्जरी ब्रांच से। तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि उनको इंडियन फार्मिंग की क्या समझ होगी, वो इस वर्ल्ड में पूरी तरह से अननोन हैं, आउटसाइडर हैं। लेकिन बाद में जो कुछ उन्होंने किया उससे ना सिर्फ गुजरात में लाखों किसानों की लाइफ बदली, बल्कि पूरे भारत में फार्मर्स की जो इनकम है उसमें उछाल देखने को मिला और इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गया। शुरू में जब देखो वर्गीज कुरियन पे ज़्यादा किसान विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और अपने विजन से किसानों का दिल जीता और अमूल का आइडिया डेवलप किया एज ए कोऑपरेटिव। वो ये चाहते थे कि मैं ऐसा ब्रांड बनाऊं जो ना तो सरकारी कंपनी हो, वो चाहते तो पीएसयू बना सकते थे लेकिन नहीं, वो चाहते तो प्राइवेट कंपनी बना सकते थे लेकिन नहीं। उन्होंने अमूल को एज ए कोऑपरेटिव डेवलप किया। कोऑपरेटिव मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए। तो उन्होंने अमूल को ऐसे ब्रांड के रूप में डेवलप किया जो कि देखो आज के समय में वर्ल्ड वाइड फेमस है। वैसे क्वेश्चन ये भी उठता है कि वर्गीज कुरियन ने अमूल को पीएसयू या फिर प्राइवेट कंपनी के रूप में डेवलप क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो अगर वो पीएसयू के रूप में डेवलप करते तो उन्हें इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास नहीं था। उन्हें यह लगता था कि ब्यूरोक्रेसी जो है इंडिया में वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट से चलती है, वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट है। तो फिर अब क्वेश्चन ये उठता है, चलो मान लिया पीएसयू में ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं और उनका ट्रस्ट नहीं था ब्यूरोक्रेट्स पे, तो फिर उन्होंने प्राइवेट कंपनी के रूप में डेवलप क्यों नहीं किया? उनको ये लगता था प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है। जबकि कोऑपरेटिव उन्होंने इसलिए डेवलप किया जहां पे सारे किसान मिलके अपने लिए काम करेंगे, फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने अमूल को एज ए कोऑपरेटिव डेवलप किया। वर्गीज कुरियन की जो सोच थी वो इस मामले में गांधी की सोच के
समान ही थी। गांधी को यह लगता था आज के समय में वर्ल्ड को आवश्यकता है नोट मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होगी तो जॉब्स चली जाएंगी। आज के समय में वर्ल्ड को आवश्यकता है प्रोडक्शन बाय द मासिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोड्यूस करें, ये होगा तब लोगों को जॉब मिलेगी, तब उनका जो जीवन यापन है ठीक से चलेगा। तो इसी मॉडल पे काम करते हुए उन्होंने अमूल को एज ए कोऑपरेटिव डेवलप किया। हाँ, यहां पर देखो एक बात जरूर है, बेशक उनकी रिजर्वेशंस थी, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अमूल को एज ए प्राइवेट कंपनी नहीं बनाया, बट उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से काफ़ी कुछ सीखा और अमूल को एज ए ब्रांड बनाने में वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट भी की। जैसे आप देखो अमूल की एड आती है, कितनी ज़्यादा इनोवेटिव एड्स अमूल ने निकाली। आज भी वो कार्टून आता है न्यूज़पेपर्स में, आपने देखा होगा अमूल का। तो मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, ब्रांडिंग में, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस लेके आए वर्गीज कुरियन, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सीखी, प्राइवेट सेक्टर से सीखी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन मामलों में काफ़ी आगे होता है गवर्नमेंट सेक्टर से। इसके साथ साथ अमूल एक लेबोरेटरी के रूप में भी इमर्ज हुआ, जहां पर काफ़ी सारी इनोवेशंस डेवलप हुई और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इवोल्व हुई, जिनकी बदौलत अमूल जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का सामना कर सका। देखो सबसे बड़ी सक्सेस तब सामने आई HM डलाया, जो कि एक देखो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट डेयरी इंजीनियर थे। इनकी लीडरशिप में अमूल को ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू ये था कि अमूल बफेलो मिल्क को स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क में कन्वर्ट करने में सफल हो पाया। स्किम्ड मिल्क के देखो बहुत सारे फायदे हैं। अगर कोई पर्सन अपनी कैलोरी इंटेक कम करना चाहता है और चाहता है कि बॉडी अच्छे से कैल्शियम को कंज्यूम कर सके, तो उसमें स्किम मिल्क पाउडर काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होता है। तो ये ऐसी इनोवेशन थी जिसकी वजह से अमूल ने अपनी कॉम्पिटिटिव जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थी उनसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लिया, कॉम्पिटिटिव एज ले लिया, और इसकी वजह से, इस इनोवेशन की वजह से गुजरात और बाकी राज्यों में किसानों की जो लाइफ है वो बदल गई। अब देखो दो क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं पूछने कि वर्गीज कुरियन की विरासत को हम कितना संभाल पाए हैं। हम दो क्वेश्चंस की सहायता से इवेल्युएट करेंगे। पहला क्वेश्चन, 2012 में वर्गीज कुरियन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अमूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, किस हद तक इन जनरल कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पर उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, वो किस हद तक कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में अचीव कर पाई है ग्रास रूट लेवल पर। देखो अमूल जो है वो 2012 के बाद से भी ग्रो हो रहा है, तो मतलब वर्गीज कुरियन की जो विरासत है वो बरकरार है। अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है, और अमूल से प्रेरणा लेकर अलग अलग राज्यों में कई सारे जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं वो इमर्ज होकर आए हैं, जैसे कर्नाटक में नंदिनी, तमिलनाडु में आविन और पंजाब में वेरका। इन सब ने अपनी इंस्पायरेशन ली अमूल से। बट देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जनरल सफल हुई है? इसका आंसर है नो। दूध के क्षेत्र में व्हाइट रेवोल्यूशन तो आया, बट देखो दूसरी जो कमोडिटीज है ना, वहां पर हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं आ पाई। आज भी लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन आई, लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाईपास कर दिया। हम आज के समय में स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट विलेजेस की बात नहीं करते, जो इवन रहने लायक भी नहीं हैं। फार्मर सुसाइड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, और ये फार्मर सुसाइड्स नेशन की जो कंसाइंस हैं उनको झकझोर के रख देते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट के सफल ना होने के देखो बहुत सारे रीज़न हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी, फाइनेंस की कमी, और टेक्नोलॉजी को अच्छे से एडोप्ट ना कर पाना। आगे जो आर्टिकल है वो हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन लास्ट में राइटर ये कहते हैं ये जो महामारी आई कोविड-19 की, इसकी वजह से देखो अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच जो डिवाइड है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, स्टॉक मार्केट आपको पता है बूम कर रहा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जो इनकम लेवल है वो कम हुआ है। तो देखो ये सही मूवमेंट है वर्गीज कुरियन की जो बहुत ही अच्छी विरासत है उसके बारे में सोचने का, और जो वो अधूरा काम छोड़ के गए हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पे बाकी कमोडिटीज़ में, बाकी क्षेत्रों में भी आना चाहिए, तो उनकी ये अधूरी विरासत हमें पूरी करनी है।
तो ये पूरा आर्टिकल हमें डिस्कस किया वर्गीज कुरियन की विरासत से संबंधित। अब अगला जो आर्टिकल है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे कोऑपरेटिव का मतलब बता दीजिए। याद होगा आपको, हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था मैथ्स वाला एग्जाम्पल कि किसी हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जो कि मैस में हमारे लिए खाना तैयार करवाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे देखो एक तो ये सिस्टम होता है, कोई बिल्डर जिसने ज़मीन ली, ज़मीन के ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटी इस्टेब्लिश कर दी जिसमें 100 फ्लैट्स हैं। अब बिल्डर एक एक करके उन 100 फ्लैट्स को बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। एक दूसरा मॉडल ये भी हो सकता है, मान लीजिए पहले से ही वो 100 लोग जिनको घर की तलाश है, जो अपने लिए फ्लैट बनवाना चाहते हैं, वो एक साथ आ जाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करें, प्रॉपरली उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना जाए, कोषाध्यक्ष चुना जाए, सेक्रेटरी चुना जाए, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करके जमीन लेके वहां पे घर बनवाए। अगर ऐसा ये 100 लोग करेंगे तो इनको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर का जो मुनाफा है वो खत्म हो जाएगा। ये 100 लोग मिलके ही अपने लिए लैंड परचेज किया, इन्होंने अपने लिए घर बनवाया, तो इनको वो फ्लैट सस्ता पड़ेगा। ये ही एक और एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव देखो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कि एक साथ आते हैं वॉलंटरी अपनी इच्छा से, ताकि अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। कोऑपरेटिव के ऊपर किसी एक पर्सन का हक नहीं होता है और जितने मेंबर्स होते हैं सबके द्वारा मिलके उस कोऑपरेटिव को कंट्रोल किया जाता है डेमोक्रेटिकली। तो ये डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको लिखनी है। कोऑपरेटिव देखो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, यानी कंज्यूमर एक साथ आते हैं अपने कॉमन हितों की पूर्ति के लिए, प्रोड्यूसर एक साथ आते हैं, हाउसिंग के लिए लोग एक साथ आते हैं, क्रेडिट के लिए एक साथ आते हैं, या फिर मार्केटिंग के लिए एक साथ आते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस पर्पज़ के लिए मेंबर्स जो हैं वो एक साथ आए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप क्या है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2012 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पर डेजिग्नेट किया था। इंडिया देखो अभी भी एक कृषि प्रधान देश है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने, कोऑपरेटिव्स ने डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको तो पक्का याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था डेयरी सेक्टर से संबंधित, किस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड में, यानी मिल्क रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट ने कैसे रोल प्ले किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कोऑपरेटिव्स डोमिनेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर, क्रेडिट, मार्केटिंग। इफ़को जो है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का शेयर फर्टिलाइजर्स के मामले में तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, इनसे जुड़े कोऑपरेटिव्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखो थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं। आज़ादी से पहले किस प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में चली। देखो जिस प्रकार से क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्री इंडिपेंडेंस ईरा में कोऑपरेटिव मूवमेंट को डिस्कस कीजिए। तो कोऑपरेटिव से पहले तो देखो स्टार्ट हुए थे यूरोप में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स को इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स काफ़ी पुअर थे और मनी लेंडर्स के द्वारा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया। ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखो तब एग्जिस्टेंस में आया था जब महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर के जो किसान हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे मनी लेंडर्स की नीतियों के अगेंस्ट। मनी लेंडर्स जब लोन देते थे किसानों को तो उस पर भारी भरकम इंटरेस्ट वसूलते थे। इसको लेके एजिटेशन चल रहा था पुणे और अहमदनगर के फार्मर्स का। तो इस एजिटेशन के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 एक्ट्स बनाए। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 में और एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884 में। पहली जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, ये बनी 1903 में बैंकिंग में। इस सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की सपोर्ट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था और ये सोसाइटी रजिस्टर हुई
फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। बाद में देखो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया। इस एक्ट ने कोऑपरेटिव को एक निश्चित स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड किया। 1919 में इसके बाद कोऑपरेशन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट बन गया, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। प्रोविंसेस को यह अधिकार दिया गया था कि आप अपने अपने कोऑपरेटिव लॉज बना सकते हो अंडर मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यही स्ट्रक्चर चलता रहा जब तक कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आ गया। इसके बाद 1942 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक और एक्ट लेके आई, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखो ये जो एक्ट है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर करता था जिनकी मेंबरशिप एक प्रोविंस में ना होके मल्टी प्रोविंसेस में थी। उस समय कई सारे प्रोविंस थे इंडिया में, और अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मेंबरशिप है वो अलग अलग प्रोविंसेस में भी है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर करता था ये एक्ट। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो आज़ाद भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चली? देखो इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव्स को जगह दी गई 5 ईयर प्लान्स में। 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी कि एक पॉलिसी आनी चाहिए कोऑपरेटिव्स पे, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो पदाधिकारी होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविज़न किया जाए ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे से चला सकें। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश किए जाएं। नेक्स्ट 1962 में एक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की गई। ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थी, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और उस एक्ट का नाम था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट। इसके बाद 1984 में पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इस्टेब्लिश किया, ताकि अलग अलग जो कानून थे सोसाइटी से संबंधित, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी के लिए अलग कानून था, क्रेडिट सोसाइटी के लिए अलग कानून था, उन सबको एक कानून में समेटा जा सके, उसके लिए 1984 में ये एक्ट आया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। 2002 में सरकार नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स लेके आई। देखो सोच के देखिए, रिकमेंडेशन दी गई थी 1958 में, और आई कब पॉलिसी? आई 2002 में। इतना स्लो काम करती है सरकार। तो अब बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन प्री में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, मेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया तो ये आपको लिखना है, लेकिन प्री में सीधा ये पूछ लिया जाता है क्या कोऑपरेटिव जो वर्ड है संविधान में मेंशन है या नहीं है, अगर मेंशन है तो कहाँ पे मेंशन है। देखो 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, और इस अमेंडमेंट की सहायता से संविधान में एक पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9th बी। जो संविधान का पार्ट 9th ए है म्युनिसिपल्स से संबंधित, उसके बाद ये पार्ट ऐड किया गया है पार्ट 9th बी। ये हमारे देश में कोऑपरेटिव वर्किंग से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास सी में एक जो बात बोली जाती है ना कि किसी इंडिविजुअल्स को अधिकार है वो कोई यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, तो इसमें कोऑपरेटिव वर्ड को भी ऐड कर दिया गया था। तो कोऑपरेटिव बनाना भी अब सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, संविधान के आर्टिकल 43 बी में, जो कि डीपीएसपी है, इसमें बोला गया है सरकार काम करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ये कुछ कमेटीज हैं जो समय समय पर गठित की गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। बस 2 कमेटीज़ के आप नाम याद रख लीजिए ताकि कोट किए जा सके एग्जाम में, और वो भी रीसेंट वाली हों तो ज़्यादा बढ़िया है। विखे पाटिल कमेटी और वीएस व्यास कमेटी 2001-2004। पुरानी कमेटीज़ को तो याद रखने का इतना फ़ायदा है नहीं। अब इश्यूज़ की बात करते हैं, नहीं पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की हमारे देश में इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पेनिट्रेशन इनटू क्रूशियल एरियाज। इसका मतलब देखो ये है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जिसमें स्टेट नहीं जा पाता, इवन प्राइवेट सेक्टर भी नहीं पेनिट्रेट कर पाता। फॉर एग्जांपल क्रेडिट मान लीजिए, अब बैंक लोन देते नहीं है आसानी से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। तो क्रेडिट सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन मेंबर्स को लोन देने में जिन्हें आसानी से लोन मिलता नहीं है। इसके बाद पॉइंट है क्रूशियल इनपुट्स।
देखो जो ये विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये स्ट्रेटेजिक इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फार्मर्स को। कंज्यूमर सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं कम रेट पर। अब जैसे देखो बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ आ जाएंगे तो एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मार्केट में जाके माल खरीदेगी, उन्हें तो सस्ता माल मिलेगा ना, तो कंज्यूमर्स को डिस्काउंट मिलेगा, ये फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स दी फार्मर्स। फार्मर्स को खूब फ़ायदा होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। जैसे मार्केटिंग सोसाइटी है, अगर एक किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसकी उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें काफ़ी सारे किसान मेंबर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान की फसल को बेचेगी तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छे दाम दिलवा पाएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों को उनकी फसलों के। नेक्स्ट है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एक किसान को अपनी फसल स्टोर करके रखनी है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं अपना अलग से गोडाउन बनवाए या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वो इस्टेब्लिश करे। लेकिन मान लीजिए 100 किसान हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देके कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश करती है जिसमें सारे के सारे जो किसान हैं मेंबर्स हैं उनकी फसल को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यहाँ पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है जैसे कोल्ड स्टोरेज, रूरल रोड्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेड टेपिज्म आमतौर पर ये सब कुछ जो सरकारी कामों में देखने को मिलता है वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं देखने को मिलता, इसलिए काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, बिना तकलीफ के हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी अमंग द मेंबर्स। कोऑपरेटिव मूवमेंट ने रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने का काम तो किया ही किया, लेकिन देखो जो मेंबर्स बने कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनमें आपस में एकजुटता, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये सब भी बढ़ी। तो आप कह सकते हो भाईचारा ज़्यादा बढ़ा। नेक्स्ट है बियॉन्ड क्लास कन्फ्लिक्ट। देखो हमारे देश में सोसाइटी में तो क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग तबकों के लोग एक साथ आते हैं तो क्लास डिवाइड कम होता है। नेक्स्ट एनकरेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। चूँकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक पर्सन मालिक नहीं होता, डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जैसे वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सॉलिडारिटी, इन सबको प्रमोट करती हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिसमैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन। देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिसमैनेज किया जाता है। गवर्निंग बॉडी में ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, और जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो गवर्निंग बॉडी में लोग होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। और आजकल तो देखो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, मतलब पॉलिटिशियंस घुस जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्योंकि उनको लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। मेंबर्स को पता नहीं होता कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन रन होनी चाहिए, कुछ नहीं पता, मतलब जानकारी का अभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड कवरेज। देखो ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना उनके कुछ ही मेंबर होते हैं और वो 1-2 गाँव तक सीमित होती हैं। बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे देश में काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल वीकनेस। कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक ये कमी ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ट्रेंड पर्सनल की कमी है। ट्रेंड स्टाफ हो ना तो वो अच्छे से नेगोशिएट कर ले मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ एफर्ट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सफल तो तब होगी ना जब उसके पास पैसे होंगे, और पैसे कब आएंगे जब मेंबर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेंबर्स कंट्रीब्यूट कम करते हैं, इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल नहीं होता। कैपिटल नहीं होता तो वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करती है, वो कैसे करेगी? पैसे ही नहीं होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकेगी? नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस।
देखो आजकल तो बड़ी बड़ी एमएनसीज मार्केट में हैं, तो उनका मुकाबला कोऑपरेटिव सोसाइटीज से होता है। तो जाहिर तौर पर जो एमएनसीज हैं उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होती ना, वो भारी पड़ती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं जब उनका एमएनसीज के साथ कंपटीशन होता है। इसके बाद स्लाइड पलटते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिसाइजेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो, कोऑपरेटिव फाइनेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो खुद ही काफ़ी गरीब हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास पैसा नहीं होता, उनका एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स भी ज़्यादा लोन दे नहीं पाते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो इस प्रकार से हमने चैलेंजेस डिस्कस किए। सजेशंस की बात करें, अगर देखो चैलेंजेस पता हों तो सजेशन तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक चैलेंज ये था, ट्रेंड स्टाफ की कमी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो आप सॉल्यूशन दे दो कि स्टाफ को ट्रेन करने की आवश्यकता है, प्रोफेशनलिज्म इंड्यूस करने की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जैसा हमने चैलेंज डिस्कस किया कि कुछ लोग जो चुने जाते हैं गवर्निंग बॉडी में वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर लॉज, प्रॉपर रूल्स के आधार पर चलनी चाहिए और डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होना चाहिए मेंबर्स को एकजुट रखना। मेंबर्स बेशक देखो एक दूसरे को जाने ना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एकजुटता से काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। पास्ट में काफ़ी सारे सेक्टर्स में अच्छा काम किया है और फ्यूचर में भी देखो नए नए एरियाज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उन एरियाज़ के बारे में फैमिलियर कर सकती है और उन एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा काम कर सकती है। इफेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फाइंडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिक्स के बारे में तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई भी सर्वे होता है ना, ये जैसे 5वां एडिशन था, ये 3 फेसेस में कंडक्ट होता है। पहला फेस कंडक्ट किया गया जून 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच, और इसके जो रिजल्ट हैं वो रिलीज हो गए दिसंबर 2020 में। अब ना सेकंड फेज के रिजल्ट रिलीज हुए हैं, जो कंडक्ट किया गया था जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में। एक राउंड जो है 5th एडिशन का वो और भी होगा, यानी फेज 3 जो है वो और भी कंडक्ट होगा। तो राइटर ये कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के नतीजे जो हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वैक्सीनेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स में हमें 5वें एडिशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये डिबेट देखो हम बाद में कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट जितना हुआ है वो सफिशिएंट है, लेकिन इतना जरूर है कि कोविड-19 की महामारी थी, हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गत में था, यानी कोलैप्स हो गया था। तो उस सिचुएशन में हेल्थ इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट जो है वो रियली एक अचीवमेंट की बात है। वैसे भी इंडिया हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम इन्वेस्ट करता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो टोटल फर्टिलिटी रेट से संबंधित है। हमारे देश में सभी स्टेट्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है, यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो पॉपुलेशन को लेकर आवाज़ उठाते थे, अपनी राजनीति करते थे। शायद अब उन्हें अपनी राजनीति का जो नरेटिव है, मुद्दा है, वो चेंज करना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो अब स्टेबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पर आना तो मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना। कैसे? 2% पति और पत्नी मिलकर अगर 2 बच्चे पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन फिर बढ़ेगी नहीं ना, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद बारी आती है सेक्स रेशो की। ये सामने आया 5th एडिशन के सर्वे में। आज के समय में 1020 अडल्ट वुमेन हैं पर 1000 मैन। तो मतलब देखने में तो बहुत सही लग रहा है, 1020 अडल्ट वुमेन पर 1000 मैन। इसका मतलब तो जो हम बार बार बात करते हैं मिसिंग वुमेन, महिलाएं कहाँ गई, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। लेकिन देखो असल में ऐसा है नहीं। कल भी हमने डिस्कस किया था, आप सेक्स रेशो एट बर्थ देखिए या फिर सेक्स रेशो अंडर 5 देखिए।
नेचुरली होना ये चाहिए सेक्स रेशो एट बर्थ 105 बॉयज पर 100 गर्ल्स। अगर ऐसा सेक्स रेशो एट बर्थ रहता है ना तो बाद में जाके ये स्टेबलाइज हो जाता है 50 मैन 50 वुमेन। लेकिन चूंकि देखो सन की प्रेफरेंस ज़्यादा है और एबॉर्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस कारण से, तो रिजल्ट ये निकलता है कि सेक्स रेशो एट बर्थ जो होता है वो मोर देन 105 बॉयज पर 100 गर्ल्स होता है। इसके पीछे वैसे कुछ और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सैम्पलिंग एरर और अंडर काउंटिंग माइग्रेंट मेल्स, ये सब रीजन भी हो सकते हैं। बट देखो नेचुरल जो सेक्स रेशियो है अभी हमारे देश में, उसका रिजल्ट तो ये निकलता है 952 गर्ल्स प्लस पर 1000 बॉयज। नेशनली सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ है 2015-16 में 919 था और 2019-21 में ये थोड़ा सा बढ़ा है 929 हो गया है। बट नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ के तो ये अभी भी बहुत दूर है। फैक्टर्स थोड़े बहुत हमने बात किया, जैसे सन प्रेफरेंस, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस, ये सब। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सेक्स रेशियो एट बर्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कहीं कहीं पर सेक्स रेशियो एट बर्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो हमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है कि अभी जो लोग स्मॉल फैमिली साइज अपना रहे हैं और अभी भी सन प्रेफरेंस बरकरार है, तो इसकी वजह से सेक्स रेशियो एट बर्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर की बात की जाती है जो कि है एनीमिया। एनीमिया जो अंडर 5 चिल्ड्रन में है वो देखो और भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई है। पहले 58.6% था, अभी 67% अंडर 5 बच्चों में एनीमिया मिलता है। वुमेन में भी सिचुएशन खराब हो गई है, 53.1% पहले था, अब 57%। मैन में भी पहले 22.7%, अब 25%। ये सभी स्टेट्स की हमने बात की है। ये तो देखो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंसर्न है। WHO के अनुसार 20 से 40% लोगों को अगर एनीमिया होता है तो इसे मॉडरेट माना जाता है। लेकिन इंडिया में तो देखो सिचुएशन कितनी खराब है। इंडिया में स्टेट्स भी वेरिएशन शो कर रहे हैं, जैसे केरला में 39.4% लोग एनीमिया का शिकार हैं, गुजरात में 79.7%। ये बच्चों की बात की जा रही है या फिर पूरी पॉपुलेशन की? एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं हुआ, ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो गुजरात में 79.7% लोग एनीमिया के शिकार हैं, ये अंडर 5 बच्चों की बात की जा रही है या पूरी पॉपुलेशन की। तो इंडिया में सभी जो स्टेट्स हैं वो सीवियर कैटेगरी में हैं। वैसे तो देखो ठिकड़ा कोविड-19 के सर फोड़ा जा सकता है कि कोविड-19 था, इस वजह से एनीमिया जो है वो और ज़्यादा सीरियस हो गया है। बट इससे काम नहीं चलेगा। सीरियसली विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एनीमिया की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हुई, खून की कमी क्यों है। 3 इंडिकेटर्स जो न्यूट्रिशन से संबंधित है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला जो कि सफिशिएंट नहीं है। ये जो न्यूट्रिशन की समस्या वाले इंडिकेटर्स हैं ना, ये देखो पुअर्टी, पुअर मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फ्रिक्वेंट इलनेस, इनअप्रोप्रिएट फीडिंग, इनकी वजह से होते हैं। तो इन सबको एड्रेस करना जरूरी है अगर न्यूट्रिशन संबंधित प्रॉब्लम्स विभिन्न सरकारें हमारे देश से खत्म करना चाहती हैं। क्योंकि देखो शुरुआती एज में अगर न्यूट्रिशन की कमी रहती है ना, तो इससे बच्चे का पूरी तरह से फिजिकल और कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ब्रीफ में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फाइंडिंग्स से संबंधित फेज 2 की फाइंडिंग्स आई हैं। फेज 3 आगे अब कंडक्ट होगा। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।